एक बहुत बड़े लग्जरियस रूम में किंग साइज के बेड पर एक छोटी सी लड़की किसी बिल्ली के बच्चे की तरह खुद को समेटे हुए सो रही थी। वह कमरा बहुत बड़ा और आलीशान था। उसका इंटीरियर डिजाइन मॉडर्न तरीके का था, शायद इटालियन स्टाइल का। हर जगह एकदम परफेक्ट तरीके से सामान रखा गया था। साथ ही रूम का थीम भी बहुत सिंपल था, पर उसमें भी एक क्लास थी। सुबह हो चुकी थी। वह अपनी बड़ी सी विंडो से सुबह की धूप बेड पर सो रही उस लड़की के चेहरे पर पड़ती है, जिससे उसका चेहरा और भी ज्यादा सुंदर दिखने लगता है। धूप की वजह से लड़की नींद में पशमीना कसमस आने लगती है और करवट लेने लगती है। ऐसे ही एक दो बार अचानक लड़की झट से अपनी आंखें खोलती है। वह बैठ जाती है और अपनी काली गहरी आंखों से आसपास की जगह को देखने लगती है, और कोई नहीं, हमारी सिया थी, जिसे वह अनजान आदमी अपने साथ यहाँ लेकर आ गया था। सिया खुद को एक अनजानी जगह पर देखकर घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ क्या कर रही है। बहुत जोर देने के बाद उसे बस इतना ही याद आता है कि उसका अपहरण हुआ है। इसी के चलते खुद को बचाने के लिए वह हॉस्पिटल से भाग गई थी और किसी से टकरा गई थी, उससे हेल्प मांगी थी। उसके बाद उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उसके बाद क्या हुआ, वह यहाँ कैसे आई, किसने उसकी मदद की या नहीं, इस बारे में उसे कुछ नहीं पता था। सिया इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी दरवाजा खुलता है। एक मीटर एक औरत जिसने यूनिफॉर्म पहना हुआ था, वह अंदर आती है। उनका यूनिफॉर्म देखकर ऐसा लग रहा था कि वह यहाँ की हाउस हेल्प हैं। जब वह देखती हैं कि बिस्तर पर सो रही छोटी लड़की अब उठ चुकी है, तो उनकी आंखों में खुशी आ जाती है। वह जल्दी से सिया के पास आकर उसे कहती हैं, आप उठ गईं। तब आपको कैसा फील हो रहा है? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है ना? अगर हो रहा है तो बिना ही चाहे आप हमें बताइए, हम अभी डॉक्टर को बुलाते हैं। सिया अचानक उनके आने से थोड़ी घबरा गई थी, लेकिन जब उसने उनकी बातों में खुद के लिए प्यार, परवाह और एक अपनापन महसूस किया, तब उसकी घबराहट थोड़ी कम हुई। उस औरत को देखकर सिया हिचकी लेते हुए पूछती है, आप कौन हैं? मैं यहाँ कैसे आई? ये कौन सी जगह है? जिस पर वह औरत मुस्कुराते हुए कहती है, आप घबराइए मत, ये जगह एकदम सेफ है। आप इस वक्त हमारे मास्टर के घर में हैं। वही आपको यहाँ लेकर आए थे, पर तब आप बेहोश हो गई थीं, इसलिए हमें तुरंत आपका इलाज कराया। तब हमें पता चला कि आप बहुत ज़्यादा इंजर्ड हैं। इसी के चलते आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं, इसलिए आप पिछले 3 दिन से बेहोश थीं और आज जाकर आपको होश आया है। उनकी बात सुनकर सिया को समझ आ जाता है कि जिस इंसान से चौक से उसने हेल्प मांगी थी, उसने उसकी हेल्प की और उसे यहाँ लेकर आया। यह सोचकर वह आगे कुछ कहती, उससे पहले वह औरत कहती है, लोग बातों के चक्कर में मैं तुम्हें अपना नाम ही बताना भूल गई। मेरा नाम लीला है। मैं यहाँ की हाउस हेल्प हूँ। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता सकती हैं, मैडम। जिस पर सिया उनकी तरफ देखकर बड़े ही पोलाइट कहती है, थैंक यू लीला जी, और आप मुझे बार बार मैडम मत कहिए। मेरा नाम क्या है और आप मुझसे बड़ी हैं, इसीलिए आप मुझे सिया कह सकती हैं। जिस पर लीला जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, उसकी एक शर्त है, अगर तुम मुझे लीला जी की जगह आंटी बुलाओगी तभी मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं, नहीं तो मैं तुम्हें मैडम ही कहूंगी। लीला जी की बात सुनकर सिया के उदास चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आती है। वह उन्हें देखकर कहती है, जी आंटी। जिस पर लीला जी कहती हैं, ठीक है, आप जाकर फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं मास्टर को बताती हूँ कि आपको होश आ गया है। वह सिया को बाथरूम तक छोड़कर जल्दी से अपने मालिक को यह बात बताने के लिए चली जाती है। लीला की जल्दी से एक बड़े से स्टडी रूम के सामने जाकर खड़ी होती है और धीरे से वहां का दरवाजा खटखटा देती है। अंदर से एक ठंडी आवाज आती है, कम इन। तो लीला जी अंदर जाती हैं और बड़े ही संयम से कहती हैं, मास्टर, सिया को, मेरा मतलब है वह मैडम जिससे आप अपने साथ लेकर आए थे, उन्हें होश आ गया है। उनकी बात सुनकर लैपटॉप पर काम कर रहा शख्स अपनी नज़र बिना लैपटॉप से हटाए उन्हें कहता है, उसे अच्छे से दवाई और ब्रेकफास्ट कराने के बाद उसे मेरे पास भेज दीजिए। लीला जी अपना सिर हाँ में हिलाकर वहां से चली जाती हैं। जल्दी से किचन में जाकर
सिया के लिए कुछ हल्का फुल्का नाश्ता बनाकर वापस उस कमरे में आती हैं जहां सिया को रखा गया था। जब वह अंदर आती हैं तब देखती हैं कि सिया वहां बेड पर बैठी है और कुछ सोच रही है। वह अंदर आकर सिया से कहती हैं, आप जल्दी से यह नाश्ता कर लीजिए और दवाई खा लीजिए। जिस पर सिया कहती है, वह आंटी, मुझे जिसने बचाया था वह। जिस पर लीला जी कहती हैं, मैंने जाकर मास्टर को आपके होश में आने के बारे में बताएं। उन्होंने ही कहा है कि आपका नाश्ता होने के बाद आपको स्टडी रूम में लेकर आएं। सिया थोड़ा हिचकी ले रही थी, पर उसे अपनी हेल्थ की भी बहुत चिंता थी, इसीलिए वह थोड़ा सा नाश्ता करती है। उसने ज्यादा नहीं, बस 2-4 चम्मच खाया होगा। बाकी उसने खाने से मना कर दिया। लीला जी ने उसे बहुत मनाया, पर वह नहीं मानी। हार मानकर उन्होंने उसे दवाइयाँ दीं। दवाइयाँ खाने के बाद उन्होंने कहा, चलिए मैं आपको मास्टर के पास लेकर जाती हूँ। यह सुनकर सिया अपना सिर हाँ में हिलाती है और लीला जी के पीछे पीछे चली जाती है। थोड़ी ही देर में वह एक बड़े से दरवाजे के सामने खड़ी होती है। लीला जी बड़े ही तरीके से दरवाजे पर लॉक करती हैं, तो अंदर से एक ठंडी खतरनाक आवाज आती है जो कह रही थी, अंदर आए। लीला जी दरवाजा खोलती हैं, सिया को अंदर जाने का इशारा करती हैं। वह कुछ भी हिचकिचाते हुए डर के साथ धीरे धीरे अंदर चली जाती है और अंदर जाकर सामने बड़े से चेयर पर बैठे आदमी को देखकर उसकी आंखें उस पर रुक सी जाती हैं। सामने बड़ी सी चेयर पर एक बहुत हैंडसम आदमी बैठा हुआ था। उसकी उम्र लगभग 28 साल होगी और उसकी हाइट लगभग 6.5 इंच थी। साथ ही उसकी मस्कुलर बॉडी, गेरुआ रंग और उसकी नीली आंखें, परफेक्ट शेप का चेहरा, पर उस पर कोई भी इमोशंस नहीं थे। उसकी बॉडी एकदम परफेक्ट थी। मस्कुलर चेस्ट, 6 पैक एब्स, ऐसे लग रहा था जैसे भगवान ने बड़ी फुर्सत के साथ बनाया हो। और उसके इस जान को उसका गेरुआ रंग और भी बढ़ा देता था। ऐसे लग रहा था जैसे वह एक ग्रीक गॉड हो। वह इस वक्त अपने लैपटॉप स्क्रीन पर कुछ देख रहा था। जब उसे एहसास हुआ कि कोई स्टडी रूम में आया है, तो वह अपनी ठंडी मिलनसार आंखें उठाकर सामने देखता है। तब उसे अपने सामने एक दुबली पतली सी लड़की दिखती है जो उसे देख रही है। तभी वह अपनी ठंडी इमोशनल वॉइस में उसे कहता है, अगर देखना हो तो आकर बैठो यहाँ। उसकी आवाज़ सुनकर सिया होश में आती है और उसे यह रियलाइज होता है कि वह क्या कर रही थी, तो उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। वह अपने शर्मिंदगी को छुपाते हुए धीरे धीरे कदमों से चलकर उस आदमी के सामने वाले कुर्सी पर बैठ जाती है। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। ऐसे सन्नाटे के बीच सिया को थोड़ा अजीब लगा, इसलिए उसने उस शांति को तोड़ते हुए अपनी कमजोर और धीमी आवाज में कहा, उस दिन मुझे बचाने के लिए थैंक यू, और मेरा इतना ख्याल रखने के लिए भी थैंक यू। अब मुझे लगता है मुझे यहाँ से। बाकी कुछ कहती उससे पहले वह आदमी उससे कहता है, तुम वहां क्या कर रही थी? तुम्हारी ऐसी हालत किसने की थी? और तुम किससे बचकर भाग रही थी? जिस पर सिया अपनी आंखें उठाकर उसकी आंखों में देखती है। फिर वह अपनी नजरें फेर कर कहती है, देखिए, मैं जानती हूं कि आपने मुझे बचाया है, पर मैं इस वक्त आपको बस थैंक यू कह सकती हूँ। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। जिस पर वह आदमी कहता है, जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं देती तब तक तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी। जिस पर सिया उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, और अगर मैं यहां ना रुकूं, तो उस पर वह लड़का होठों पर किस की मुस्कुराहट लाकर कहता है, ट्राई कर लो। सिया समझ जाती है कि सामने बैठा इंसान बहुत खतरनाक है। नहीं, एक नंबर का जिद्दी और आइडियल किस्म का इंसान है। इसीलिए वह कहती है, ठीक है, बता रही हूँ। वह लोग मुझे वापस मेंटल असाइनमेंट लेकर जाना चाहते थे। वह लोग वहां मुझे टॉर्चर करते हैं। उनके पच्चरों की वजह से ही मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। जब मुझे हॉस्पिटल में हुई तब मैंने उनसे बचने के लिए वहां से भागने का फैसला लिया, पर कमजोरी की वजह से मैं ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती थी। साथ ही हाथों पर लगी चोट से बहुत खून बह रहा था, इसलिए मुझे चक्कर आ रहे थे। इसलिए मैंने तुमसे मदद मांगी थी। जिस पर वह कहता है, और वह यह सब तुम्हारे साथ क्यों कर रहे थे?
क्योंकि कोई भी बेवजह किसी के साथ यह सब नहीं करता। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो बड़ी वजह होगी ना। अब सिया इरिटेट हो चुकी थी, इसीलिए वह थोड़े गुस्से में कहती है, आपने पहले जो सवाल पूछा था मैंने उसका जवाब दे दिया है, और मैं अब आपके किसी भी सवाल का जवाब क्यों दूं? आपने मुझे बचाया, उसके लिए दिल से थैंक यू, और मैं जल्दी आपके इस मदद की कीमत चुका दूंगी। पर आपको मेरे बारे में इतना क्यों जानना है? आखिर आप मेरे बारे में और मैं आपके बारे में जानती हूँ क्या हूँ, जो मैं आपको अपनी सारी बातें बताऊं। जिस पर सामने बैठा आदमी कहता है, तुम्हें क्या लगता है सिया राव, मानव बजाज को किसी की इंफॉर्मेशन निकालने में कितना समय लगेगा? यह है हमारे कहानी के हीरो मानव बजाज, बजाज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सीईओ। यह बिजनेस की दुनिया के किनारे माने जाते हैं, साथ ही इन्हें अंडरवर्ल्ड का किंग भी कहा जाता है। पर इस बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है, पर फिर भी पूरा इंडिया इनके नाम से खाता है। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वह बजाज परिवार या मानव बजाज के खिलाफ जाए। उनके पास इतनी पावर और पैसा था कि वे ही पूरी दुनिया का 1/4 हिस्सा खरीद सकते हो। मानव बजाज के परिवार में ज्यादा लोग नहीं थे, बस उनकी दादी थीं। मानव के मम्मी पापा की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हुई थी जब वह बस एक छोटा बच्चा था। तब से लेकर आज तक उसकी दादी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, और फैमिली के नाम पर मानव के पास सिर्फ अपनी दादी ही हैं, जिनका नाम उर्मिला बजाज है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। सामने बैठे मानव के मुझसे खुद का नाम सुनकर सिया की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि सामने बैठे इंसान को उसका नाम पता था। पर जब वह उसका नाम सुनती है तो उसके दिमाग में उसके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। उसे पता था कि मानव बजाज कौन है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि खुद मानव बजाज ने उसकी हेल्प की थी, उसे बचाया था। उसे यह भी याद था कि यह इंसान कितना पावरफुल और खतरनाक है, इसीलिए उसके खिलाफ जाने का आइडिया सिया ने ड्रॉप कर दिया। सिया कुछ नहीं बोलती है। मानव उसकी ओर एक साइड करके कहता है, नाम सिया राव, उम्र 17 साल, अभी अपनी स्टडी कंप्लीट कर रही हो। राव परिवार की खोई हुई असली बेटी, जिसे उसके दादाजी कुछ समय पहले ढूंढकर वापस लेकर आए थे, पर उसके खुद के परिवार ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया और उस लड़की का साथ दिया जिसे वह सालों पहले अपनी बेटी मानकर हॉस्पिटल से लेकर आए थे। जहाँ तक मेरी सोच है, मुझे इस बात का अंदाजा है कि तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार भी वही है। उनकी बात सुनकर सिया कुछ नहीं कहती, बस अपना सिर नीचे कर उसकी सारी बातें सुनती है। उसे अपने दिमाग में हर एक वह चीज याद आ रही थी जो आज तक उसके साथ हुई थी। फिर कुछ सोचकर वह मानव को देखकर कहती है, आपने जो कहा वह सब कुछ सच कहा, पर उसमें एक मिस्टेक है। मिस्टेक यह है, चिराग परिवार मेरा परिवार है, मेरा कोई परिवार नहीं है। मैं एक अनाथ हूँ, और मैंने अपनी आज तक की जिंदगी एक अनाथ आश्रम में गुजारी है। इसीलिए इतने बड़े परिवार के साथ मेरा नाम मत जोड़िए, मिस्टर मानव बजाज। जिस पर मानव भी कहता है, सही कह रही हो तुम, तुम्हारा राव परिवार के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी तक उन्होंने तुम्हें ऑफिशियली अपनी बेटी डिक्लेयर नहीं किया, ना ही उन्होंने तुम्हें अडॉप्ट किया है। तुम सही कह रही हो। उसके कहे गए शब्द, या कहें उसके दिल में दर्द पैदा कर रहे थे, क्योंकि वह एक कड़वा सच था जिसे सिया को बहुत तकलीफ हो रही थी, पर वह भी जानती थी कि वह सच है, और उसने जल्दी उस सच्चाई को अपना भी लिया। सिया कहती हैं, अगर आपका सवाल पूछकर हो गया हो तो क्या मैं अब यहाँ से जा सकती हूँ? आपने आज तक मेरी जितनी भी हेल्प की उसकी भरपाई मैं जल्द कर दूंगी। जिस पर मानव उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, और तुम वह कैसे करोगी? तुम खुद एक स्टूडेंट हो, और जैसे कि अभी तुमने कहा, ना ही तुम्हारा परिवार है, ना ही कोई अपना, नहीं, तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह है, और ना ही तुम अभी इस हालात में हो कि तुम वापस अपने अनाथाश्रम जा सको। तो कैसे मेरा एहसान चुकाओगी? सिया को उसकी बातें बुरी लग रही थीं, पर वह भी जानती थी कि उसकी बातें सच हैं, इसीलिए उसकी आंखों में देखते हुए पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, क्या कीमत है तुम्हारे इस एहसान की? मानव को सिया की आंखों में
एक चिंगारी दिख रही थी, एक कॉन्फिडेंस दिख रहा था। वह आग दिख रही थी जिससे वह अपने दुश्मनों को राख कर सकती है। यह सब मानव को बहुत पसंद आ रहा था। वह कुछ सोचता है और सिया से कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। जिस पर सिया पूछती है, कैसी डील?